नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मीमांशा अग्रवाल। नारी समाज का आभूषण होती है। एक घर, एक परिवार और एक समाज नारी की तपस्या पर खड़ा है। आज नारी का कार्य केवल रसोई तक सीमित नहीं है, पर वह आज आधुनिक समाज में अपने आप को बहुत आगे ले जा चुकी है। परंतु नारी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समय के साथ तनावपूर्ण हो चुका है। परिवेश, पर्यावरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण उसका स्वास्थ्य अधिकतर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज हमने नारी के स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित किया है प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शारदा जैन को। नमस्कार मैडम। आपको हम सभी दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत-बहुत अभिवादन। मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी। आपके पास स्त्रियों के रोगों को लेकर एक लंबा अनुभव है। अगर 30 साल की आयु से शुरू करें, तो आप किस प्रकार के रोग आमतौर पर स्त्रियों में देखती हैं? देखिए 30 साल की उम्र के बाद अ, जो स्त्री है उसने अपनी मोरलेस फैमिली कंप्लीट कर ली है और अपना अगर वो जी। कहीं जॉब कर रही है तो अपना प्रोफेशन में भी रिलेटिवली पीक के टाइम पे है। हुँ। अब इस टाइम मैंने देखा है कि ज्यादातर स्त्रियां जो है अपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करती है। नेग्लेक्ट जी, करती है तो उससे क्या होता है कि हल्का सा स्ट्रेस उनके दिमाग में रहता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, जॉब का भी प्रेशर है और घर का में भी काम है। तो उस टाइम देखा गया कि थोड़ी सी स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो 50% लोगों में देखी गई है। और उसको हुँ। समझा बुझा कर जब उनको एग्जामिन करते हैं, उनके पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक हो जाता है, तो फिर स्ट्रेस के लिए उनको हम लोग थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताते हैं और थोड़ा सा उनका आउटलुक पॉजिटिव चेंज करने के लिए करते हैं, तो स्ट्रेस की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर स्ट्रेस आपका बढ़ेगा तो फिर आपको जितनी भी वर्क कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। वो कम हो दूसरा जाएगी। चीज ये है कि एनीमिया हिंदुस्तान के अंदर बहुत व्यापक है। जी, हम लोगों ने ये कार्य 20 साल पहले शुरू किया था और अभी भी जो हमारे आंकड़े हैं वो लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि 55 से 60% महिलाएं और अभी भी जो है वो अनीमिक है। तो हुँ। अगेन जब भी उनका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर रहता है तब तक तो उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़िया रहती है। जहां उनका 12 से 10 की तरफ नीचे आया जाता तो है। उनके कार्य करने की चीजें। और अगर उनको प्रॉब्लम्स है कि जो फैमिली के अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज और थोड़ा सा मोटापा वगैरह की अगर फैमिली में हिस्ट्री है, तो आप मान के चलिए इस टाइम पे ये वाली बीमारियां भी उनको दिखाई देने लगेगी। और इसके अलावा जब ये जो मेडिकल प्रॉब्लम है, खासकर अगर उसने वजन का अपना ध्यान नहीं रखा तो फिर ये प्रॉब्लम्स एक एक बढ़ती चली जाती है। और अब मैं सोचती हूँ कि इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। एज सच 30 साल की लड़की जो महिला है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसने फैमिली जरूर कंप्लीट कर ली, उसको अनीमिया का ध्यान, अगर उसको अनीमिया अनीमिक नहीं है और उसकी ब्लड प्रेशर वगैरह भी ठीक है, डायबिटीज भी उसको नहीं है, तो उसको जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो उसको हम टाइड ओवर कर सकते हैं। और जो कार्यकाजी महिला है, और आजकल तो बिना कार्यकाजी महिलाओं को भी उनको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्ट्रसेप्टिव यूज किया जाए, क्योंकि महिला को एक शक्ति मिली है, वो जब चाहे तब बच्चा कर सकती है और जब नहीं चाहे तो उसको वो कोई बच्चा उसके रोक वो सकते हैं। रोक सकती है वो उसको। तो इसलिए आई थिंक आज की जो महिला है वो शी हैज ए कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ। तो मेरा अपना सोचने का तरीका है कि शी इज एट फुल कंट्रोल। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, मैम ने कुछ बहुत ही ज़रूरी मुद्दों पर यहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। मैम का ध्यान है कि हमें अपना वज़न काबू में रखना है, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर ध्यान देना है और स्ट्रेस से दूर रहना है। अगर स्ट्रेस हमारे पास है तो बीमारियाँ अपने साथ आ ही जाएँगी। मैम, दूसरा सवाल यह है कि आप बताइए कि महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए स्वस्थ रहने का महिला का स्वास्थ्य महिला के हाथ पे। जी। तो एक उसको जरूर देखना है एक्सरसाइज, डाइट और उसका जो मेंटल और इमोशनल हेल्थ है
उसका भी उसको ध्यान रखना है। तो जी। एक उसका एक मॉर्निंग रूटीन जरूर होना चाहिए कि वो मॉर्निंग में उठकर 20 मिनट या 30 मिनट वॉक करे और थोड़ा सा प्राणायाम करे, 5 मिनट मेडिटेशन भी करे, और इस तरह से अपना जो एक्सरसाइज वाला हिस्सा है उसको ध्यान में रखें। डाइट का जो ये है कि यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल जो महिलाएं हैं जो कि अपना वेट नॉर्मल करना चाहती है, उनका जो हुँ। औसतन कैलोरी कंटेंट है वो 1500 से 1600 है। इससे ज्यादा अगर आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को बाय दिस एज तक आने के लिए हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें प्रोटीन लेना है। प्रोटीन के अंदर दोनों समय अगर हम दाल लेते हैं और अगर हम अंडा खा सकते हैं तो एक अंडा अगर दिन का हो जाए तो अच्छी बात है, और थोड़े से फ्रूट्स और सैलेड हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। मैं कहूंगी कि जब फ्रूट्स की आप क्वांटिटी की बात कहेंगे तो मैं कहूंगी 500 ग्राम उसको फ्रूट खाना चाहिए, और थोड़ी सी 300 400 ग्राम उसको थोड़ी सी सैलेड भी लेनी चाहिए। तो ये अगर हिस्सा आ जाए, थोड़े से उसको नट्स भी, जैसे चाहे वो 5 ही बादाम खाए और 5 उसके साथ चाहे 5 किशमिश खाए, तो थोड़ा सा ये नट्स भी उसको आने चाहिए। तो मैंने आपको नट्स बताया, मैंने फ्रूट्स एंड सैलेड के बारे में बताया, मैंने दाल की बातें, जो ये अनाज है ये इसको पता हुँ। होना चाहिए, धीरे धीरे इसको कम करना है, और खासकर गेहूं से थोड़ा सा अलग जाना है। मैदा तो बिल्कुल ही नहीं, अच्छा। गेहूं और मैदा से इसको दूर जाना है। उससे क्या हुँ। होगा कि जो हमारी आज की तारीख लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो फैटी लीवर है, सब चीजें वो सब अन्न से रिलेटेड है। अगर आप गेहूं को अपनी डाइट से थोड़ी सी हटा देंगे तो आप देखेंगे आप वेट पुट ऑन नहीं करेंगे। अच्छा। डायबिटीज भी आपके भाई बहनों को जल्दी आ जाएगी पर आपको देर में आएगी। अच्छा। तो एक चीज ये है कि डाइट के बारे में मैंने बताई, एक्सरसाइज, और जी। हमारा मेंटल और ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, हेल्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर देने के लिए आए हैं। हमारी अगर टेंडेंसी है कि ग्रैब करना, हमें यहां से भी मिल जाए, यहां से भी मिल जाए, और हम कुछ ना दे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं सोचती हूँ कि अगर हमारी इच्छा शक्ति ये है कि हमें आज देना है, 3 लोगों को हंसाना है, 3 अच्छी दोस्ती करनी है, अच्छे दोस्त बनना है, और हमारा एटीट्यूड अगर देने का होगा, तो हमारे पास जब यहाँ पर हम कुछ इच्छा नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। मैं कहती हूँ एक्सपेक्टेशन दुख लाती है, बीमारियां लाती है। जी। और आपका फैमिली के साथ टाइम होना चाहिए, रिलैक्सेशन का टाइम होना चाहिए। उसी को मैं, जो रिलैक्सेशन का टाइम है उसको मैं बोलती हूँ हेल्थ का भी वही टाइम है। शी हैज टू अनवाइंड हरसेल्फ। हर टाइम वो कोल्लू के बैल की तरह काम नहीं कर सकते, उसको अपने को जी। रिलैक्स भी करना है। कैसे ठीक रिलैक्स है। करती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेदर शी वांट्स टू हैव अ लिटिल आउटडोर गेम्स, और या बच्चों के साथ बैठ के वो बात करें, और ये टेलीफोन और टीवी थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, जिससे भी जो हमारा जो है, अगर हम खुद टीवी वगैरह देखते हैं तो हमारे बच्चों को भी वही आदत हो जाएगी। और वही जैसे फोन है, अब घर में आ जाए तो लेडी को रूल बनाना पड़ेगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक कोई फोन नहीं उठाएगा। तो इस तरह की हुँ। छोटी छोटी बातें अपने को रिलैक्स करके और अपनी अपनी फैमिली को रिलैक्स करने के लिए होना चाहिए। और जब वो खाना बनाए तो सुंदर से अपना उसका मूड अच्छा होना चाहिए, भजन वजन गाते हुए वो खाना बनाए तो उसके लिए भी अच्छा और सारी परिवार के लिए भी अच्छा होगा। ठीक। मैम, मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि ती 40 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं में अनेक तरह की बीमारियाँ देखी जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मैम एक छोटी सी एक वर्ड है जिसको बोलते हैं अर्ली 40s से अर्ली 50s तक। एक हुँ। होता है मिड लाइफ क्राइसिस। ये एक डेफिनेट टर्म है, और आप मान के चलिए 50% लोगों को ये बॉदर भी करती है। क्या है ये? एक तो सबसे पहले वेट या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। कम इसलिए होने की वरी कर रही है बिना बात को, तो उसको इस पर्टिकुलर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। दूसरा चीज दुखी है, कोई भी चीज इज लॉस्ट, कोई भी चीज उसको खुशी और हैप्पीनेस नहीं दे रही है। सो दिस इज समथिंग टू बी वरीड अबाउट। सो मैंने एक वेट के बारे में बताया, एक मैंने आपको बताया कि वो हर चीज में दुखी है, एपेथेटिक है। तीसरी चीज ये है कि उसको अपने फ्यूचर सब डार्क दिख रहा है, उसको लगता है जो मेरा बेस्ट टाइम था वो मेरा पीछे छूट गया। तो इस तरह की जब
जब ये नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को आप सराउंड करते हैं, ये आपने अपने आप की क्रिएटेड है। और मैं सोचती हूँ कि उसी से ना प्रॉपर स्लीप आएगी आपको, ना कभी आप फेस में बढ़िया सी स्माइल आएगी आपको, क्योंकि हम कहते हैं कि आप स्माइल करिए, लाफ करिए और अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, तो आप देखेंगे कि वेट के इश्यूज आते हैं, शी इज नेगेटिव ऑल द टाइम्स एंड शी फील्स कि एवरीथिंग इज लॉस्ट नाउ, फ्यूचर के लिए बिल्कुल डार्क हो। ऐसे ऐसे लोग थोड़ी सी जो है वो परेशान करते हैं हम लोग को। जी। मिड लाइफ में तो अगर मैं क्लास आपको बताना लगे तो 2 घंटे लग जाएंगे इसमें, बट एक बात है, ये डेफिनेट एंटिटी है, और इसको मैं सोचती हूँ कि अच्छे दोस्त हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छी तरह से बैठ के हम हंसे, तो ये सब मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होगी। मुझे नहीं हुई, आपको नहीं होगी, और मेरे को सुनने वाले जितने लोग हैं उनसे नहीं। ये पॉजिटिव आउटलुक की बात है कि जो हम समाज को देंगे वही हम समाज से लेंगे। जी। कोई भी मरोज फेस के पास नहीं जाना चाहते, हंसते लोगों के पास लोग जाना चाहते हैं। सो इसका वो उसको आउटलुक करना, पर ये एक डेफिनेट एंटिटी है जो कि 40-50% को बॉदर करती है। जी मैम, आजकल यह देखने को मिलता है कि अधिकतर महिलाएं अलग-अलग तरह के कैंसर से जूझ रही हैं। क्या यह बढ़ती उम्र के कारण है या फिर कोई और कारण है? मैम एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान के अंदर भी हम लोगों को 1300 से 15 लाख कैंसर आते हैं। जो कैंसर सबसे ज्यादा बॉदर करते हैं लेडीज को, वो सबसे नंबर है ब्रेस्ट कैंसर। ओके। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 है आपका सर्वाइकल कैंसर, नंबर 3 में आपके ओवेरियन कैंसर आता है, फिर गॉल ब्लैडर का कैंसर आता है, और फिर यूट्रस का कैंसर आता है। एनल कैनाल के भी कैंसर उसके बाद आते हैं ना। ब्रेस्ट कैंसर आप मुझसे पूछेंगी, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कुछ लोग हाई रिस्क है, जिसकी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन के रिलेटिव्स को, माँ को, मौसी को, बुआ को, दादी को, नानी को, इन लोगों को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आप मान के चलिए आप उस हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा वो लोग हैं जो कि देर में शादी करते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते, बच्चे पैदा करते तो ब्रेस्ट फीड नहीं करते, वो लोग को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। जो हेरिडिटरी कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वो रफली 20% से कम में देखा गया है। पर अगर वो हेरिडिटरी कैंसर है तो अगर हम ब्राइका 1 और ब्राइका 2 करा लेते हैं और अगर वो पॉजिटिव है तो इन केस इनको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाकर आप इसका प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसी तरह से जो सर्वाइकल कैंसर है, वैसे इसको कोई कहे कि प्रिवेंशन किया जा सकता है ना लार्ज स्केल ब्रेस्ट कैंसर को, नहीं, हमें खाली लेडीज को सिखाना पड़ेगा कि आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, और उसको वो करेगी और साल में एक बार जाएगी, और 40 साल के बाद वो साल में 2 बार चेकअप के लिए जाएगी, और 50 साल के बाद हम लोगों को मेमोग्राफी की बात सजेस्ट करते हैं ना। दूसरी चीज है, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक छोटी सी बात कहती हूँ, कोई एज लिमिट नहीं है, जल्दी भी कैंसर देखा जा रहा है यहाँ पर इसका इलाज बहुत सुंदर है। एक बार आपका अर्ली स्टेज पे इलाज हो जाए तो आप ये लोग 20-30 साल जिंदा रहते, परेशानी नहीं होती। they have to be under follow up, so the technology has become so good now that they don't have to get worried, they have to only get the treatment done. Coming to cervical cancer, ये सबसे ज्यादा हमें परेशान कर रहा है। नंबर 2 कैंसर है। आज की हमारी जितनी टोटल मैटरनल डेथ्स हैं कंट्री के अंदर, हम लोग 25,000 महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान में अक्रॉस द कंट्री लूज करते हैं, जिसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। बट सर्वाइकल कैंसर की डेथ्स 60,000 से 70,000 के बीच में आंकी जा रही है। इसका मतलब जितने हमारे प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स नहीं है, उससे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर की, ज्यादा सर्विकल कैंसर की। एंड एक और चीज जो सबसे अच्छी बात है सर्वाइकल कैंसर की, कि ये 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है। जो 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है और फिर भी इतने लोग मरे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, कोई चूक है। यस, बड़ी चूक है।
तो एक तो चीज है इसके प्रिवेंशन में, जो इसकी बेस है वो वैक्सीनेशन है। ये स्टडी बहुत अच्छी जी हिंदुस्तान में आईसीएमआर ने करी। उन्होंने कहा किसी भी पॉपुलेशन में अगर आप सबको वैक्सीनेशन दे दो फ्रॉम 9 to 45-50 ईयर्स तक, तो उस कैंसर में वहां पर 50% उसकी डिजीज जो है वो कम हो जाएगी किसी भी पॉपुलेशन की। तो एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ 1% से कम है। सरकार कहती है कि 90%, डब्ल्यूएचओ कहता है 90% को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, और अभी 1% है। तो अभी 1%। दौड़ अभी बहुत दूर है, ठीक है, जी बहुत तेज चल बहुत रही दूर है, है। अब दिल्ली आते दूर है अभी। स्क्रीनिंग, वो कहते हैं 70% जो लोग आपके पास आए उनको आप स्क्रीन करो। वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 100% अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं। पिछले 60 साल से ये उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई है, और सरकार के द्वारा ये वाला कार्य उनका होता है। और हम कहां पर है? 3%। हमारे लोग खाली 3% अपनी स्क्रीनिंग कराते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो आप सोच सकती हैं, अगर हम भारतीय महिला 1% तो वैक्सीनेशन ले रही है इंस्टेड ऑफ 90%, और 3% उसकी स्क्रीनिंग करा रही है, स्क्रीनिंग जबकि कर वो रहे हैं। 70% मिनिमम होनी चाहिए, तो फिर तो हम दूर है ना। हम जी। कहेंगे अभी दिल्ली दूर है। तो हम्म। इसके लिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, सर्वाइकल कैंसर अभी तक महंगा कैंसर था। एक टीके की कॉस्ट 4,000 थी और हमें 3 टीके लेने पड़ते थे। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये इंडिजिनस वैक्सीन बना ली है। जैसे कोविड की उन्होंने बना ली, तो ऐसे जी इन्होंने इसकी भी वैक्सीन बना ली है। फर्स्ट वैक्सीन अभी 1 सितंबर को दी गई है, और ट्रायल वायल सब हो गए इसके, और सुनने में आया मार्केट में ये आ जाएगी नवंबर में, और इसकी कॉस्ट 200 से 400 रुपए तक होगी। उससे क्या होगा कि लगता यही है कि सरकार इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ले लेगी, और सारी लड़कियों को स्कूल के अंदर ही 5वीं क्लास पास करने से पहले ही वैक्सीनेशन लग जाएगा। और जो वो और लोग हैं अनिवार्य हो वो जाएगा। बाजार से खरीदे और लगाएं, क्योंकि महंगा नहीं है। अगर आप एक सूट खरीदते हो तो सूट से ही भी ये सस्ता पड़ेगा। तो मैं सोचती हूँ बस जी जागरूकता आनी चाहिए। जागरूकता जी आपकी जैसी चैनल्स के, डिजिटल चैनल्स के माध्यम से आप बस सोच लीजिए कि मीमांसा अग्रवाल को इस पर्टिकुलर बात को हर 15 दिन में लाना है, जी चाहे लोगों को अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे। और हम जी हम जरूर। कहेंगे कि भी हम होंगे कामयाब, जरूर होंगे, जी मैं आपके साथ हूँ। जी। अब तीसरा आ, कैंसर, ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर आप मान के चलिए रफली हम लाइफ टाइम में 1.5% लोगों को ओवेरियन कैंसर होगा। पर ओवेरियन अच्छा। कैंसर पिकअप करना मुश्किल है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इन पेशेंट्स, इन लोगों को 50 साल की उम्र में हर साल अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और एक कैंसर का मार्कर है CA-125 कराना चाहिए। तो अभी मैं कहूंगी कि नहीं, हमारी और बहुत प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर। अब इसको अब थोड़ा सा झेलेंगे बाद में। एक बार ये कैंसर हो जाए तो मॉर्टेलिटी ज्यादा है, फिर ज्यादा बहुत देर तक जीते नहीं है। बट एक मैं गॉल ब्लैडर के बारे में बताती हूँ। गॉल ब्लैडर, लोगों को आदत हो गई है कि गॉल ब्लैडर को स्टोन के ऊपर बैठे रहे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये भी हमारा हाँ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई डॉक्टर बता रहे हैं आपको इसको निकलवा दो, तो फिर इसको रखने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मेरा अपना सोचने का नहीं। एनल जी कैंसर भी आजकल थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं। जब भी आपको कोई भी ब्लीडिंग पर रेक्टम अगर हो रही है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। ये मत समझिए ये पाइल्स है, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, वो डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये है कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में जो महिलाएं हैं, हम उनको कहेंगे आप चेकअप के लिए आइए, आप कैंसर चेकअप के लिए आइए, तो घबरा जाती है कि पता नहीं कुछ निकल जाएगा तो क्या होगा। अरे भैया, निकल जाएगा तो अच्छा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए, इलाज हो जाएगा। जी बट उनको जो डर है वो परेशान करता है। जी जी मीमांसा, तो मैं कहती हूँ जी जो चीज प्रिवेंट हो सकती है, हमारा ध्यान उस पर जाना चाहिए। प्रिवेंशन जी। में तो कुछ हजार पैसे लगते हैं, और जब कैंसर हो जाएगा तो उसके ट्रीटमेंट लाखों रुपए लगते हैं, और प्रॉब्लम और अलग। तो पहले ही उस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नहीं, आई थिंक हमें हेल्थ का तो कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। जी और मैं सोचती हूँ कोविड ने हमें एक चीज तो सिखाई दी है कि जो हेल्दी नहीं थे वो तो चले गए,
जो मोटे थे, हाइपरटेंशन थे, डायबिटीज थे, उनको थोक से ऊपर वाले ने बुलाया। बट इसलिए जी, अब तो लोग थोड़ी सी केयरफुल हो गए, जी, अपने डाइट के लिए भी केयरफुल हो गए, एक्सरसाइज के लिए भी केयरफुल हो गए, और थोड़ा सा जी। मानसिकता जो ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, वो खत्म हो गई। हाँ, बदलाव आया है, कोविड के बाद हाँ, काफ़ी बदलाव है। एटीट्यूडल बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, जी, सभी में आया है, गरीब हो अमीर हो सभी को बदलाव आया है। उनको एक चीज पता चल गई कि अगर पैसे लेके खड़े रहो फिर भी आप एक दिन की जिंदगी भी नहीं पा सकते, तो ये वाली बात क्लैरिटी हो गई। जी। मैम, हमने मानसिक तनाव के बारे में काफ़ी देर तक काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बात की। मैम, मानसिक तनाव से रिलेटेड उससे उभरने वाली कौन-कौन सी बीमारियाँ देखी जाती हैं, उस पर आप थोड़ा-सा प्रकाश डालिए प्लीज़? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको बहुत अचंभा होगा बट वही सत्य है, 70% लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन है आज की तारीख में। एक पांच साल का 70% बच्चा एक 5 साल का बच्चा बोलता है, मम्मी मुझे हेडेक है। अरे भाई, किस बात को हेडेक है, खेलो यार। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, मैं किसी से कम हूं तो डिप्रेशन, आपकी ये साड़ी, इन्फीरियॉरिटी आपकी कॉम्प्लेक्स गाड़ी, हमारे लिए आपकी ये चीज, दिक्कतदेह है। ये जो हम अपने को कंपैरिजन करते हैं, जी, वो हमारे को बहुत कुछ डिप्रेशन देता है। कुछ पाने की तमन्ना और कुछ ना कर पाना, मतलब जब आपकी डिमांड ज्यादा हो और आपकी आउटपुट उतना नहीं हो उसको भरने के लिए, तो जब भी आपकी इच्छाएं ज्यादा होंगी और आपका पूरा नहीं होगा, फिर डिप्रेशन और एंजाइटी आएगी। सो जी, ये जो चीज है, ये डिप्रेशन शुरू के 3-4 महीने में, 5 महीने में तो आराम से चला जाता है, काउंसलिंग के माध्यम से ही चला जाता है। पर ये 1 साल टिक गया आपके पास तो फिर ये बीमारी का रूप ले लेता है। तो समय रहते हुए कपड़े चाहे 4 से 2 कपड़े हो जाए वो अच्छा है, पर ये वाला जो रोग है ना, ये नहीं आना चाहिए। When you जी, get up in the morning, there should be enthusiasm that there जी, is a great day for me today. It's a great present जी, for me today. आज मैं क्या कर सकती हूँ? सो अगर जय वो वाली भावना होगी, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकती हूँ, अपने समाज के लिए क्या कर सकती हूँ, महिलाओं के लिए क्या कर सकती हूँ, और मेरे जैसे लोग सोचते हैं एवरी डे कि मैं डॉक्टर्स के लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें जब ये भावना आ जाएगी कि मुझे करने के लिए एक दिन मिला है, तो उसको मुझे अपना पूरा उपयोग करना चाहिए। जी। तो आज के इस डिप्रेशन और वार्तालाप का एंग्जाइटी निच को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जी, बहुत ज्यादा रूप है। आज की तारीख में आप किसी को कहो कि बेटा आप ना कुछ साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा या काउंसलर को दिखाना हुँ, पड़ेगा, तो दे डोंट लाइक इट। बट आई एम थिंक टुडे दे आर नॉट लाइकिंग इट, बट शायद कल, परसों, आज से 4 साल 5 साल के बाद उनके पास कोई चारा समझेंगे। नहीं। बाहर के देशों में मैंने 2 दिन से एक नाश्ता किया और तीसरे दिन मुझे वो नाश्ता पसंद नहीं आया, तो वो सवाल करता है, क्या हो गया मुझे? वही वाली बात है, टोटल एपेथी। खाने में भी मजा नहीं आ रहा, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके बैठते कि क्या हो गया यार मुझे। वो जो चीज है हमारे यहाँ, हम कहें कि आप मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास चले जाइए, तो वो हमारे को पसंद नहीं करते हुए। बट आई फाइंड कि आई ऑलवेज टेल कि डॉक्टर्स को ये काउंसलिंग का एस्पेक्ट 5 मिनट अपने पेशेंट को जरूर देना चाहिए, जिसमें कि वो अपनी स्पेशलिटी से अलग होके थोड़ी सी चीज बताओ। चलो आज हम आपको प्राणायाम सिखाते हैं, हम तुम्हारे को ये सिखाते हैं, तुम्हारी ये को दिखा से, चलो आज हुँ, आप बताएं डाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एंड हाउ टू बी हैप्पी। So when they see a shining face like me, they feel nice about it. So I think ये जी, थोड़ी थोड़ी चीजें जो एस्पेक्ट है हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब WHO हेल्थ की बात करती है तो वो फिजिकल हेल्थ की भी बात करती है, वो मेंटल हेल्थ की भी बात करती मेंटल है, हेल्थ वो की भी बात इमोशनल करते हेल्थ की भी बात करती है, वो फाइनेंशियल हेल्थ की भी बात करती है, वो स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात करती है। सो हर तरह, हर एंगल हमें देखना चाहिए, हर जगह हमारे को जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हैं। जी, मेरे जैसे लोग कहते हैं कि भाई जब तक आप सोसाइटी में अपना योग नहीं देंगे,
मोक्ष वोक्ष नहीं मिलने वाला। जी। उसके बनाए हुए बंदों पे सेवा करो, तभी आपको मोक्ष वोक्ष मिलेगा। क्योंकि जब थप्पड़ लगते हैं आपको, अब नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां मिलती हैं, वो रोज उनको मेलो करता है, जी। आपकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। आप पब्लिक पर्सन है, तो ये तो मिलेंगी, गालियां तो मिलेंगी। और कोई सवाल हो आपका? नहीं मैम, मेरा और कोई सवाल नहीं है। इस पूरे वार्तालाप का ये निचोड़ निकला है कि अगर आप मन से खुश हैं, तो तन से खुश हैं। अगर मन से खुश नहीं, तो कुछ भी ठीक नहीं है फिर आपके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैम, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए, हमें इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताने के लिए। हमारे मैं यकीन मानती हूँ कि हमारे सभी श्रोता इस बात को ध्यान से सुनेंगे, उस पर अमल भी करेंगे और अपने जीवन को और बेहतर बना पाएँगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।